प्रॉपर्टी की बोली कोर्ट कब लगवाती है? अक्सर आपने देखा होगा थानों के अंदर, कोर्ट के अंदर बहुत सारे व्हीकल ऐसे कबाड़ में खड़े रहते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ पुलिस वाले या फिर कोई अधिकारी उनके ऐसे बोलियां लगवा रहा होता है। तो भैया वो बोली कब लगती है और कैसे लगती है, वही सारी चीज बता रखी है आपके सीआरपीसी के चैप्टर 34 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 451 से लेकर 454 तक। देखिए क्या कहता है, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। भाई अगर किसी ट्रायल के चलते, किसी केस के ट्रायल के चलते अगर किसी प्रॉपर्टी का जिक्र आता है और उससे यह प्रतीत होता है कि शायद ये प्रॉपर्टी भी उस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो जब तक के लिए ट्रायल खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए कोर्ट के पास में पावर है, वो क्या कर सकती है, उसको कस्टडी में भी रख सकती है और उसका ऐसे निपटारा भी करवा सकती है। देखिए भाई क्या कहता है, ये कहता है कि अगर क्रिमिनल कोर्ट के सामने कोई मामला चल रहा है, किसी मामले का ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है और उस मामले में उस ट्रायल के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे यह प्रतीत होता है कि शायद अपराध इस प्रॉपर्टी से ही हुआ हो या फिर ये अपराध के अंदर ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो। लाइक जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं, एक्सीडेंट के मामलों में क्या होता है, किसी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी से, बाइक से, गाड़ी से हो गया, ठीक है, अब उसका ट्रायल चल पड़ा। अब क्या प्रतीत हो रहा है कि शायद इसी से ठोका गया, इसी से इसको मारा गया, तो तब तक के लिए उस व्हीकल को जिससे ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऐसे कस्टडी में रख सकती है। भाई जब तक मामले का ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक के लिए इसको अपने किसी थाने के अंदर, किसी सरकारी जगह के अंदर, कोर्ट में अगर कोई जगह खाली पड़ी तो वहां पे इसको कस्टडी में ऐसे रख लो। इसी तरह कोई चाकू है, छुरी है, मोबाइल है, जो फ्रॉड के जो मामले होते हैं, हेलो सर आपके फोन पे ओटीपी आया होगा, 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, ओटीपी हमको बताइए, ओटीपी बता दिया। अब वो फ्रॉड किस लैपटॉप से हुआ है, किस मोबाइल से हुआ, वो छानबीन के लिए भाई जब तक के लिए इंक्वायरी चल रही है तब तक के लिए प्रॉपर्टी कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को कस्टडी में ले सकती है। कोर्ट के पास में ये पावर है, किसके तहत में, 451 के तहत में। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो जल्दी खराब होने वाली हो, लाइक कोई अनाज है, खाने पीने की कोई ऐसी चीजें हैं, जैसे दूध हो गया, कोई फल फ्रूट हो गया, कोई ऐसी चीज है, तब ऐसे में क्या करेगी भाई कोर्ट, जैसे कोई दवाइयां हो गई, किसी दवाई का चलते ऐसे एक्सपायर डेट हुई, कोई ऐसी दवाइयां बेच रहा था तो उसका मामला कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट क्या करती है, उसका ट्रायल चला रही, तो तब तक के लिए कोर्ट क्या कर लेती है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी को कस्टडी में ले लेती है। भाई पता लगा कि भाई मामला 6 महीने तक चलेगा, तब तक तो दवाइयों की एक्सपायर डेट हो जाएगी, तो ऐसे में क्या करती है कोर्ट, उनको यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो जल्दी खराब होने वाली है, फिर जिनकी एक्सपायर डेट जा सकती है, उसको क्या कर सकती है, बोली लगवा सकती है, बोली पे उनको ऐसे बेच भी सकती है। लेकिन बेचने से पहले उसके क्या कर लिए जाएंगे, उसके एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी थी, जो भी प्रॉपर्टी थी ऐसे खराब होने वाली। आजकल जो सिलसिला चला हुआ ना, अप्रैल के महीने में हर बार का ही काम है, अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा जो रेड लगती है वो लगती है बुक सेलर के ऊपर। बुक सेलर जैसे क्या क्या मसला चलता है, यही मसला चलता है कि भाई कॉपीराइट बुक बेच रहे हैं, किसी दूसरे पब्लिशर की कॉपी को ऐसे कॉपी पेस्ट किया और अपने वो लगा लिया, अरे मारेगा क्या मेरे को वो क्या बोलते हैं, अपना रेट लगाया और बेच रहे हैं। तो कॉपीराइट के जो बहुत सारे मामले होते हैं, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, बुक सेलर पे जाकर रेड मारते हैं। अब उस बुक को क्या कर लिया, उस बुक को जब तक के लिए मामला चल रहा है तब तक के लिए क्या कर सकती है कोर्ट, कस्टडी में रख सकती है। और वहीं पे अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जल्दी खराब होने वाली हो, उसका क्या करवा सकती है, उसको डिस्पोजल करवा सकती है, निपटारा करवा सकती है, उसकी बोलियां लगवा सकती है। क्लियर जी, पहला सेक्शन आई थिंक आपका क्लियर होना चाहिए। इसी के अंदर प्रॉपर्टी के बारे में बता दें कि प्रॉपर्टी कहते हैं किसको है। तो भाई सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी, वो उसी को हम प्रॉपर्टी कहते हैं। लाइक मेरा मार्कर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, माइक मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा फोन, ये मेरी प्रॉपर्टी, बोर्ड मेरा प्रॉपर्टी। और वहीं पे जैसे कोई डॉक्यूमेंट होता है, अब डॉक्यूमेंट से भी तो क्राइम हो सकता है ना, किसी ने फेक डॉक्यूमेंट बनवा के अपना गाड़ियों में ऐसे सफर कर रहा था, टोल टैक्स से निकल रहा था, तो जब तक के लिए ट्रायल चल रहा है तब तक के लिए उस डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकती है, कस्टडी में ऐसे रख सकती है कोर्ट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है। लाइक जो अगले सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे 292, अगर कोई अश्लील किताबें अगर किसी के पास में, तो वो भी एक किस्म का डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी क्या बोला जाएगा, प्रॉपर्टी बोला जाएगा। उसको भी प्रॉपर्टी बोला जाएगा अगर किसी चीज से क्राइम हुआ है और उस चीज को बेच के अगर बदले में कुछ और लिया तो उस चीज को प्रॉपर्टी बताया गया। लाइक जैसे चाकू से, बंदूक से किसी को मार दिया और मारने के बाद फिर उस बंदूक को बेच दिया और बदले में लैपटॉप ले लिया, फोन ले लिया, उसको प्रॉपर्टी कहा जाएगा। क्लियर जी, तो ये सेक्शन ये कहता है, क्लियर होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट जो ये कह रहे थे कि सर हिंदी में कराओ, तो भाई हिंदी में तो करा रहा हूँ, सिर्फ यही चीज क्या करा रहा हूं, इंग्लिश में बता रहा हूं। और अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है तो एक सोल्यूशन बताता हूं, गूगल बाबा पे जाइए और लिखिए कि सीआरपीसी पीडीएफ हिंदी, और वहां पे हिंदी में आपके पास में पूरा आ जाएगा। आप देख लीजिए उनकी हेडिंग क्या है, 451 की हेडिंग क्या है, 454 की हेडिंग क्या है। आपको हिंदी में हेडिंग चाहिए ना, तो हिंदी में हेडिंग वहां से मिल जाएगी। और मैं इनका मीनिंग आपको साथ के साथ बता ही रहा हूँ कि ये कहना क्या चाहता है ये हेडिंग, और ये सारा आपको मैं हिंदी में ही करा रहा हूँ भाई। तो ठीक है, तो अगर ये क्लास समझ में आया तो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं शेयर आया तो इसको नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर लीजिए। देखिए क्या कहता है 452, ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। भाई वहां पे तो कस्टडी में ले रही थी कोर्ट, अब यहाँ पे 452 में क्या कर रही है,
उसको डिस्पोजल ही कर रही है, कस्टडी में नहीं ले रही। कस्टडी में क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मामले का क्या हो गया भाई, कंक्लूजन आ गया भैया। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि कोर्ट का जो किसी ऐसे ट्रायल पे काम कर रही थी, किसी इंक्वायरी के, किसी मामले के पे ऊपर ऐसे काम कर रही थी, और उन्होंने जो ऐसे प्रॉपर्टी को कस्टडी में ले रखा था, उसका फैसला ही आ गया भाई। और फैसला आ गया कि हाँ इसी प्रॉपर्टी से क्या हुआ है, इसी प्रॉपर्टी से शरारत हुई है, इसी प्रॉपर्टी से अपराध हुआ, ये बात कंफर्म हो गई। अब ऐसे फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको डिस्पोजल करवा देगी, उस प्रॉपर्टी का निपटारा करवा देगी। 5 तरह की बात कहता है। पहली बात तो ये कहता है जिस प्रॉपर्टी से प्रतीत हो रहा है कि भाई हाँ अपराध इसी से हुआ है, तो उसको क्या करवा सकती है, उसको वो कोर्ट नष्ट करने के ऑर्डर दे सकती है कि इसको नष्ट कर दिया जाए, या फिर उसको क्या करवा सकती है, उसको जब्त करवा सकती है कि भैया इसको जब्त ही कर लो। लाइक जैसे कोई चाकू छुरी हो गया, कोई बंदूक हो गया, भैया इसको ना बोली लगवानी ना इसको नष्ट करवाना, इसको हमेशा के लिए जब्त कर लो, क्या पता आगे किसी केस में भी काम ये चीज आ जाए एविडेंस के लिए, उस चीज को जब्त भी करवा सकती है। और अगर कोर्ट चाहे तो उसके मालिक को, जो भी उसका मालिक है, जो अपना उसके ऊपर पोजीशन बता रहा है, अपना मालिकाना हक बता रहा है, उसको भी कोर्ट ऐसे उस प्रॉपर्टी को दे सकती है, या फिर कोर्ट को जो भी चीज ठीक लगे वो ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाए। लाइक जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे 292 के तहत में कोई ऐसी अश्लील किताबें मिल गई, उसका ट्रायल चल रहा था और पता लगा कि हाँ ये अश्लील किताबें ही ट्रायल के दौरान और ऐसी रखी हुई थी, तो ऐसे में उसको क्या ऑर्डर देगी, इसके मालिक को दोबारा दे दो, या फिर इसको नष्ट कर दो, या फिर इसको अपने कब्जे में रख लो। तो ऐसे में कोर्ट नॉर्मली यही ऑर्डर देती है कि इनको नष्ट कर दो, इनको आग लगा दो, जला दो, फाड़ दो इनको, ताकि कोई और भी इनको ऐसे ना देख सके। इसी तरह कोई जो फेक डॉक्यूमेंट होते हैं तो उस चीज को कोर्ट यही ऑर्डर दे देती है कि इसको जला दो, इसको नष्ट कर दो हमेशा के लिए। इसी तरह किसी मान के चलो किसी भी शरारत के अंदर, किसी भी अपराध के अंदर कोई जैसे डंडों का यूज करता है, तो उन डंडों को भी कोर्ट क्या करवा देती है, जलवा देती है। अगर वहीं पर चाकू छोरी है तो उसको ऐसे जब्त करके भी रखवा सकती है। लेकिन अगर वहीं पर कोई व्हीकल है और उसका मालिक आके कहता है कि जी ठीक है अपराध तो साबित हो गया, अब ये व्हीकल तो हमको वापस दे दो, तब ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, उसके मालिक को जो अपना पोजीशन बता रहा है उसको भी वापस दे सकती है, और कोर्ट क्या करवा सकती है, बोली भी लगवा सकती है कि बेच दो इस सारे कबाड़ को। ठीक है, इसी तरह थानों के अंदर मार्च के महीने में या फिर कोर्ट के अंदर बोलियां लगती है कि भैया इस कबाड़ को बोली में बेच दो, किसी को नहीं देना। ठीक है, और पैसे को कहाँ पे दे दो, कोर्ट में ऐसे जमा करवा दो। कोर्ट कहाँ जमा करवाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे उसको जमा करवा देती है। क्लियर जी। तो ये कहता है, दूसरी बात ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी किसी को ऐसे मालिक को प्रॉपर्टी कोर्ट दे रही है, ठीक है, तो उसको शर्तों के साथ भी और शर्तों के बिना भी और गारंटर के साथ भी, बिना गारंटर के साथ भी उससे क्या ले लेगी, बॉन्ड ले लेगी कि पहले हमको बॉन्ड दीजिए। किस बात के लिए बॉन्ड दीजिए, कि अगर इस मामले की अपील या रिवीजन ऊपर वाली कोर्ट में जाती है तब आप ये प्रॉपर्टी उस कोर्ट में हाजिर करोगे, हाजिर आपको करनी पड़ेगी। इस बात के लिए हमको बॉन्ड दीजिए। अगर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को नष्ट करवा रही है, जलवा रही है, बोली लगवा रही है, तो कोर्ट ऐसा करवा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट उसके मालिक को, जिसको जो अपना ऐसा पोजीशन बता रहा है, उसको अगर प्रॉपर्टी दे रही है तो साथ में एक बॉन्ड भी ले लेगी कि अगर इस मामले की अपील या रिवीजन अगर जाता है तो उस कोर्ट के अंदर आप ये प्रॉपर्टी हाजिर करेंगे, शर्तों के साथ भी, शर्तों के बिना भी, और गारंटर के साथ भी, बिना गारंटर के साथ भी। तीसरी बात, अगर ऐसा ऑर्डर सेशन कोर्ट दे रही है भैया, तब सेशन कोर्ट इतनी टेंशन नहीं लेता। वो क्या करेगा, वो सीजीएम साहब को ऑर्डर दे देंगे कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है और इसका मामला जो है कंक्लूजन आ चुका है, निष्कर्ष निकल चुका है, अब इस प्रॉपर्टी का तेरा जैसा मन करे तुम वैसा कर ले भैया। तो सेशन कोर्ट किसको ऑर्डर दे दें, सीजीएम साहब को ऑर्डर दे दें, भाई ये प्रॉपर्टी है, आपका जैसा मन करे वैसा करो, आप इसको जलवाओ, इसको मालिक को दो, इसको जब्त करो, जो आपका जैसा मन करे वैसा कर लो, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। ऐसे में सीजीएम साहब कैसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे जैसे हम सीखेंगे 457 के अंदर, 458 के अंदर और 459 के अंदर। कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे वो घोषणा करवा देंगे। अगर पता है प्रॉपर्टी किसकी है तो उसको बता देंगे भैया ये प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप लेके जाना चाहो तो। फिर वो बॉन्ड के साथ में ऐसे प्रॉपर्टी लेके जाना चाहेगा तो चला जाएगा, और अगर पता ही ना हो तो भैया प्रॉपर्टी है किसकी, फिर ऐसे में घोषणा करवा देते हैं, अखबार के अंदर खबर निकलवा देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे किसी की प्रॉपर्टी कोर्ट के पास में, जिसकी भी अपनी लेके जाओ। फिर अगर वो आएगा वो साबित करेगा, और अगर वो साबित नहीं कर पाता तब क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में उस प्रॉपर्टी को चढ़ा देते हैं। अब भैया स्टेट गवर्नमेंट जाने और वो जाने, ठीक है, जो मालिक है वो जाने। तो ऐसे में सेशन कोर्ट अगर उसके पास टाइम नहीं तो किसको दे देगा, सीजीएम साहब को दे देगा कि आप जैसा व्यवहार इसके साथ करना चाहते हो करिए। चौथी बात ये कहता है कि पहले पॉइंट के तहत जो नष्ट करने के, बोली लगाने के, जो जब्त करने की जो कोर्ट ऑर्डर देती है, ठीक है, चौथे पॉइंट के अंदर वो कोर्ट 2 महीने तक उस ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस प्रॉपर्टी को नष्ट कर दो, आग लगा दो,
इसकी बोली लगा दो, इसको जब्त कर लो, तो उस ऑर्डर को अप्लाई कब तक नहीं किया जाएगा? 2 महीने तक अप्लाई नहीं किया जाएगा भाई। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? क्या पता उस मामले की अपील हो जाए, क्या पता रिवीजन हो जाए, पुष्टिकरण हो जाए, तो उस आदेश का पालन 2 महीने तक नहीं किया जाएगा। 2 महीने तक अगर कोई अपील ऐसी नहीं होती है, रिवीजन ऐसा नहीं होता, तब फिर जो भी ऑर्डर कोर्ट ने दिया था, जलाने का दिया था तो जला देगी, बेचने का दिया था तो बेच देगी। आई जी बात समझ में। लेकिन वहीं पे अगर कोई पशु है, ठीक है, या फिर उपधारा 2 के तहत किसी को ऐसे दी थी, मालिक को दी थी, और किस शर्त पे दी थी, किस बॉन्ड पे दी थी? इस बॉन्ड के आधार पे दी थी कि जब भी ऊपर वाली कोर्ट में अपील होगी आप इसको हाजिर करोगे, तो उपधारा 2 को छोड़ के, और अगर वहीं पे कोई पशु है या फिर कोई खराब होने वाली सामान है, जैसे मैंने बताया ना, दवाइयां है, कोई और अनाज है ऐसे खराब, तो उनको छोड़ के इनको छोड़ के कोर्ट क्या करेगी? 2 महीने तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसके ऊपर उस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा 2 महीने तक। क्यों नहीं किया जाएगा वो चीज बता चुका हूँ। पशुधन जैसे मान के चल सकते हो, गाय होगी, भैंस होगा, घोड़ा हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा पशु हो गया, कुत्ता हो गया भाई, अगर उसका मामला है तब 2 महीने का वेट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज है जो जिसको मालिक को दे दी है, उसको तो मालिक को दे दी और बॉन्ड के आधार पे दे दी कि जब भी अपील रिवीजन होगा वो पेश कर ही देगा, तो उस चीज तो वहां पे भी चीज लागू नहीं होगी। और अगर कोई खराब होने वाली चीज है तब उसके लिए भी 2 महीने का वेट नहीं किया जाएगा, उसको बेच बाच के एक साइड में करो। और जब भी कोई चीज ऐसी बेची जाती है तो ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, वो चीज बेच के फिर कोर्ट क्या करेगी? अगर बाद में कोई अपना मालिकाना हक बताता है तो उसको पैसे ऐसे कोर्ट दे भी देती है। तो चौथी बात आई थिंक समझ में आई होगी। 5वीं बात क्या कहते हैं? 5वीं बात वही बताता है प्रॉपर्टी को लेके। प्रॉपर्टी किसको कहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। हर वो चीज प्रॉपर्टी है जिसका जैसे मार्कर हो गया, जो जिसके ऊपर हमारा हक है भाई, हम कह सकते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। या फिर ऐसा कोई जिससे कोई ऐसा क्राइम हुआ है, अगर उसके बदले में कोई और सामान लिया गया तो उसको क्या माना जाएगा जी? प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्लियर जी? तो आई थिंक ये सेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कर दो, ठीक है। पर्सनल कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। 453 पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज। देखिए भाई, फिर वही बात आ गई, हिंदी वाली में बता देता हूं। देखिए, पेमेंट टू इनोसेंट पर्सन ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज। भाई, एक्यूज के पास से जो पैसा मिलता है वो किसको दे दिया जाएगा? जो इनोसेंट परचेजर है उसको दे दिया जाएगा। देखिए कैसे दिया जाता है। इससे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। खैर एग्जांपल देना तो बाद में चाहिए, पर इसका एग्जांपल आप पहले ले लो। आपको बताने की, मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है, आप अपने आप समझ जाओगे। देखिए भैया, जैसे मौसम बदलता है, जुकाम जी आ जाते हैं और फिर आके बताते हैं कि मौसम बदल चुका है। हमको तो जैसे पता ही नहीं चलता कि मौसम बदल चुका है। देखिए भाई क्या कहता है। देखो, ये कोई घर था मान के चलते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ये इस घर का मालिक और ये एक चोर। इसने क्या किया? ये इस घर से एक मोबाइल फोन चुरा के ले आया। ये भैया समझ गया ना कौन सी कंपनी का? हाँ, अच्छे वाला फोन है। ये चोर इस घर से मोबाइल चुरा के ले आया, फिर गया ये एक मोबाइल की दुकान पे। ये देखिए, बना देते हैं, ये देखिए, ये हो गया दुकानदार साहब, शीशे विशे लगे हुए बढ़िया वाले। इसने जाके मोबाइल इस दुकान वाले को बेच दिया। ये ले भैया 2000 रुपये में मेरा मोबाइल रख ले, मेरी माँ बीमार है, मेरे को दवाई दिलवानी है, फटाफट से मेरा मोबाइल ले ले। इस दुकान वाले ने ले लिया। इस दुकान वाले को ये नहीं पता था कि ये जो मोबाइल है वो चोरी का है, यानी कि ये था इनोसेंट परचेजर। यहां से फोन चुराया गया, चोर था ये। इस दुकानदार को नहीं पता था। अगर दुकानदार को पता होता कि ये चुराया हुआ फोन है और फिर अगर इसको खरीदता तो दुकानदार भी लपेटा जाता। आईपीसी सेक्शन 411, ठीक है, सिखा चुका हूं। 411 के तहत में लपेटा जाता अगर इसको पता होता कि चोरी का मोबाइल है। लेकिन दुकानदार ने बेचारे ने दया दिखाई कि बेचारे की माँ बीमार है और पैसे नहीं है और सिर्फ इसके पास एक प्रॉपर्टी है मोबाइल फोन, उसको बेच के और माँ का इलाज ही करवाएगा। तो इसने इनोसेंट परचेजर ने क्या किया? चोरी हुआ फोन खरीद लिया और इसको दे दिए बदले में पैसे। किसको? इस चोर को। अब जब इन्वेस्टिगेशन चली, जब पुलिस के पास में रिपोर्ट, ये तो रिपोर्ट कराएगा ही कि साहब अच्छे वाला फोन था, कोई बाहर की कंपनी का था, ठीक है, पीछे कोई आड़ू की फोटो भी लगी हुई थी, आड़ू था या कोई क्या था, जो भी था, ठीक है, उसकी फोटो लगी हुई थी, खाया हुआ था, तो चोरी हो गया। तो पुलिस ने लोकेशन निकलवाई और अपना रेड मार दी दुकानदार के ऊपर। और दुकानदार ने बताया कि साहब मेरे को नहीं पता। पुलिस जब यहाँ पे आई, दुकानदार ने बताया
कि साहब फोन तो लिया मैंने, पर मेरे को ये नहीं पता चोरी का है। वो मेरे सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी माँ बीमार है, मेरे को पैसे चाहिए। मैंने तो सोचा भाई जरूरत होगी बेचारा पैसे के लिए, तो मैंने खरीद लिया। मेरे को नहीं पता है चोरी का फोन है। तब ऐसे में, अब ये तो इनोसेंट है बेचारा, इसको तो पता ही नहीं, पता होता तो 411 लग जाती। ठीक है, तब ऐसे में फिर इसने बताया कि मैं उसको बता सकता हूँ कहाँ का रहने वाला, कौन है, जो भी है मैं सब डिटेल बता दूंगा। इसने डिटेल बताई और पुलिस ने पकड़ लिया इस चोर को, और मामला आ गया कोर्ट के अंदर। ठीक है जी, कोर्ट के अंदर आ गया भैया, ये लो। अब इस एक्यूज के पास में जितना भी पैसा मिला है, देखिए एक्यूज को भी पकड़ लिया। सारा रोला किस चीज के लिए था? इस फोन के लिए था। इस प्रॉपर्टी को भी पुलिस ने क्या कर लिया? अटैच कर लिया। फोन को भी अटैच कर लिया, एक्यूज को भी पकड़ लिया। इसके घर से भी फोन जा चुका है, इसके यहां से फोन भी जा चुका है, पैसे भी जा चुका है। इसका फोन का नुकसान हुआ, इसका फोन और पैसे दोनों का नुकसान हुआ। पुलिस को ये दोनों चीज मिल गई, कोर्ट में मामला आ गया। अब कोर्ट क्या करेगा? जो भी इसके पास में पैसा मिला है, भैया इन दोनों का तो नुकसान हुआ है ना, जिसका मालिक है उसको तो फोन भी वापस मिल जाएगा, तो बात बराबर हो गई। इसको फोन वापस मिल गया और इसका फोन जिसने चुराया था उसको सजा भी मिल गई। अब इसके हाथ से तो फोन भी गया, पैसा भी गया। अब इस इनोसेंट परचेजर का क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो मनी फाउंड ऑन एक्यूज, एक्यूज के पास जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को किसको दे दिया जाएगा? उस परचेजर को दे दिया जाएगा। ये ले भाई, तेरा भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। कानून ने 453 के तहत में, अगर किसी को पता नहीं हो तो अब कोर्ट क्या करेगी? इसके पैसे भी इसको वापस लौटा देगी, और ये जो फोन था चोरी वाला ये उसके मालिक को वापस लौटा देगी। और इस पर ये जो एक्यूज था इसके पास जो पैसे थे वो भी ले लिए जाएंगे, और इसको जो सजा है, जो जिस भी कानून के तहत में जो सजा मिलनी थी वो सजा भी मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया हुआ है सेक्शन। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी बता देता हूँ। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी, ये सेक्शन है खासकर चोरी के सेक्शन के लिए, अगर कोई चोरी का सामान छुपाता है, चोरी का सामान किसी को देता है, या फिर चोरी ऐसे करके किसी को सामान ऐसे बेचता है, और जो भी खरीदार है उसको ये नहीं पता है कि ये चोरी का सामान है और उसको खरीद लेता है। ठीक है, चोरी का सामान आप सोना चांदी कुछ भी मान लो, ऐसे कई बार है ना जो ज्वेलर्स होते हैं जो सोने चांदी का काम करते हैं, वो भी ऐसे इनोसेंट पर्सन से खरीद लेते हैं कि भैया बेचारे को ऐसे आके गिड़गिड़ाते हैं, बेटे की शादी करनी है, सोना रखा है, तो सुनार सोचे बेचारे का ले लेते हैं सोना, यार बेचारे को गरीब आदमी है। अब उसको ये थोड़ी पता है कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे चोर है। तो अब इसके यहाँ से तो पैसा भी गया, और वो जो सोना था वो भी पुलिस जब्त कर लेती है ऐसे, क्योंकि चोरी का सामान है, क्राइम हुई प्रॉपर्टी, उसको अटैच करने की पावर है। 102 के अंदर, 101 के अंदर मैं आपको सिखा भी चुका हूं, जो ऐसे तलाशी के दौरान क्या कर सकती है पुलिस, उस चीज को अटैच कर सकती है। ठीक है, अब ऐसे में इसका तो जिसका चोरी हुआ था उसको तो चलो वापस मिल जाएगा, इसके पैसे भी गए और सोना भी गया, तो इसको क्या करवा दिया जाएगा? इसकी पैसे इसको वापस करवा दिए जाएंगे। कैसे? जो उस एक्यूज के पास में जो पेमेंट मिलेगी उस पेमेंट को लेके इसको पैसे ऐसे दिलवा देती है कोर्ट 453 के तहत में। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसे नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ से कोई चीज चोरी हुई है तो कई बार क्या करती है कोर्ट ऐसे, जैसे ये परचेजर था, अब ये तो तारीख पे जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये तारीख पे नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है, बात रफा दफा भी हो सकती है। तो ऐसे में थोड़ा गौर फरमाना। 453 के तहत आपका सारा सामान या उस एक्यूज के पास जो पैसा मिलता है, एक केस बताता हूँ आपको, ऐसे चोरी का एक मैटर था। उस एक्यूज के गले में ना एक सोने की बोलते हैं, सोने का लॉकेट पहन रखा था। ठीक है, तो ऐसे ही परचेजर जब उसने जाके एप्लीकेशन लगाई, एक एप्लीकेशन ऐसे लगानी पड़ती है कि साहब मेरे को भी कुछ दिलाया, जो परचेजर था उसने ऐसी एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसके पास पैसे तो मिले नहीं थे। तो कोर्ट ने उसका जो लॉकेट था उसको कहा था कि भाई इसको बेच के जो इसके ऐसे पैसे हैं वो उसके ऐसे दिए जाएं, या फिर उस एक्यूज को ऑफर दिया था कि ये अगर ये नहीं देना चाहता तो बदले में तो पैसे देना चाहता तो पैसे दे दे, तो उसको ऐसे पैसे दिलवाए थे। ठीक है, तो थोड़ा गौर फरमाना पड़ता है, एप्लीकेशन ऐसी देनी पड़ती है। 454 देखिए क्या कहता है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 452 और 453। अब ये दोनों सेक्शन जो हमने सीखे थे, इनके खिलाफ में अगर अपील करनी तो कहां पे होगी भैया? तो 3 तरह की बात कहता है। पहली बात ये कहता है कि नॉर्मली अपील वही होगी जहां पे नॉर्मली अपील होती है। नॉर्मली क्या अपील, इन दोनों मामलों के खिलाफ में अपील वही होगी जहां पे नॉर्मली अपील ऐसे होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है, अब जिस कोर्ट के अंदर ऐसी अपील जाएगी या ऐसा रिवीजन जाएगा, पुष्टिकरण जाएगा, उस कोर्ट के पास में क्या पावर है, ये पावर बता रखी है 454 के दूसरे पॉइंट में। तो क्या कर सकती है उसमें? अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। कौन से में? जो ऑर्डर कोर्ट ने ऐसा दिया था।
जो नीचे वाली कोर्ट ने इन मामलों में जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ये कोर्ट के पास में पावर है। किसके पास में? जिस कोर्ट में ऐसी अपील जाती है उस अपील वाली कोर्ट के पास में। और यही सारी पावर रिवीजन वाली, वो तीसरे पॉइंट में बताता हूँ, रिवीजन कोर्ट के पास में और पुष्टिकरण वाली कोर्ट के पास में भी होती है। अगली पावर ये है कि उस फैसले को ही बदल सकती है, फैसले में फेरबदल कर सकती है। उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट ने दिया उसके खिलाफ में जो अपील गई, संशोधन कर सकती है, फेरबदल कर सकती है, उस ऑर्डर में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर जी। तीसरी बात ये कहती है कि 454 के 2 के तहत जो अपील कोर्ट के पास में जो पावर होती है वही सारी पावर रिवीजन कोर्ट के पास में भी होती है और पुष्टिकरण वाली कोर्ट के पास में भी होती है। तो चारों सेक्शन आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपका हल्का सा भी कोई भी डाउट आया तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, क्लियर करना मेरा काम है। और आप कहाँ से हैं, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे को जरूर बताएं। और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये भी मेरे को जरूर बताएं। मेरे को अच्छा लगेगा, पता लगेगा भी कहाँ से स्टूडेंट पढ़ रहा है। और अगर कुछ भी पर्सनली ऐसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। थैंक यू भाई। क्लास अच्छी लग रही है उसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू डियर।